बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 टॉपिक 8.5 एक्टिवेशन एनर्जी डिस्कस करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन के लिहाज से भी और कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम देखें तो पहले तो हमें ये कह रहे हैं कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है। हम पूरे चैप्टर में यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इट मीन्स कि ओवरऑल जब भी हम रिएक्शन को देखें, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है तो उसमें हर किस्म की एनर्जी चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो जो चेंजेस इन एनर्जीज हैं वो क्या करती हैं, रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब ये चेंजेस, ये जो एनर्जी चेंजेस हैं ये किसने ऑब्जर्व की थी फर्स्ट टाइम? इनको जब ऑब्जर्व किया गया तो इनके लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई थी जो क्या कहलाती है, कोलिजन थ्योरी कहलाती है। वो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी एक रिएक्शन प्रोसीड करता है, ठीक है, मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होना होता है तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, एक ख़ास एनर्जी के साथ वो आपस में कोलाइड करते हैं और इन कोलिजन के बाइस जो उनके आपस के जो बॉन्ड्स हैं, रिएक्टेंट्स के जो आपस के बॉन्ड है, लेट्स सपोज हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इनके आपस के बॉन्ड्स ए का बॉन्ड बी का बॉन्ड ये आपस में ब्रेक हो जाते हैं और ये एक न्यू बॉन्ड बना लेते हैं ए का बी के साथ और दूसरे ए का बी के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कोलिजन्स का होना मस्ट है। जब आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे मींस टकराएंगे, तभी उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होगा और तभी उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये जो कोलिजन्स होती हैं, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनकी जो कोलिजन्स है वो इफेक्टिव भी हो सकती हैं और इनइफेक्टिव भी हो सकती हैं। इफेक्टिव कोलिजन मींस कि वो कोलिजन्स जिनके बायस जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। और इनइफेक्टिव कोलिजन मींस कि आपस में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो कर रहे हैं लेकिन ना तो उनके आपस के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और ना ही कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, कोलिजन्स इफेक्टिव भी हो सकती हैं, इनइफेक्टिव भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द एनर्जी एंड डायरेक्शन ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स कब होती हैं? An effective collision can only occur if the energy of the colliding particles is high enough to overcome the repulsion between the electrons around the reacting particles। ठीक है, कि अगर एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसका बायस बनेगी, इफेक्टिव कोलिजन का बायस बनेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन की नेसेसरी कंडीशंस हैं। ठीक है, वो कह रही हैं कि इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो आपस में मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने के चाहिए विद सफिशिएंट एनर्जी। मींस के जो भी रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं उनमें सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? लेट्स सपोज हमारे पास ये इफेक्टिव कोलिजन की डायग्राम है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल ए है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल बी है। ठीक है, अब इनकी ओरिएंटेशन ऐसी है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड करेंगे तो ए के साथ और बी के साथ इस तरह से कोलाइड करेगा कि इनके आपस के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इन दोनों में एक ए का बी के साथ बॉन्ड बन जाएगा और दूसरे वाले में भी ए का बी के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोलिजन्स क्या कहलाती हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स कहलाती हैं, जिनमें क्या होती हैं, सफिशिएंट एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में और उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से ओरिएंट हुए होते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक इफेक्टिव कोलिजन का बायस बनते हैं। मींस ऐसे टकराते हैं कि उनके आपस के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इनइफेक्टिव कोलिजन देखें तो इनइफेक्टिव कोलिजन में हमारे पास ये ए टाइप मॉलिक्यूल्स हैं, ये बी टाइप मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ए टाइप मॉलिक्यूल बी टाइप मॉलिक्यूल के तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये टकराते हैं तो ये इस तरह से इनका टकराव होता है कि टकराने के बाद वापस जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं और जो बी टाइप मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। इस वक्त इनकी ओरिएंटेशंस प्रॉपर नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, इस वक्त इनकी इम्प्रॉपर ओरिएंटेशंस हैं। तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की वजह से ये कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन्स का बायस नहीं बनती, हमें किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन मींस दैट एट द टाइम ऑफ
कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के वक्त द एटम्स नीडेड टू फॉर्म न्यू बॉन्ड। वो कह रहे हैं कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में नया बॉन्ड बनना है, या वो एटम्स जैसे ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनना है, तो ए और बी को आपस में कोलाइड करना है हर हाल में, ए को बी के साथ, और दूसरे एटम के दूसरा जो ए एटम है उसको दूसरे एटम बी एटम के साथ कोलाइड करना है। तब वो, इसका क्या मतलब है कि वो उनकी ओरिएंटेशन क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें तो ए और बी का आपस में बॉन्ड तो बनना है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन गलत है। सिर्फ एक ए दूसरे बी के साथ टकरा रहा है, जो इसका प्रीवियस ए है, बैक पे जो ए मौजूद है, या इधर से जो बैक में बी मौजूद है, वो आपस में कोलाइड नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव कोलिजन का बाइस नहीं बनेंगे और हमें किसी किस्म का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जब इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन होंगी कि ए मॉलिक्यूल, इस तरह से इनकी ओरिएंटेशन है कि ए मॉलिक्यूल, ठीक है, बी मॉलिक्यूल के सामने है, तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो इसके बीच में इस तरह से एक अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ए का बॉन्ड डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, और यहाँ पे ये बी है। डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब है कि इनका ए का आपस का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रही है, ठीक है। मीन्स के ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ए बी बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो कि अनस्टेबल होता है, फौरन से ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जो कि ए का बी के साथ बॉन्ड और दूसरे ए का भी बी के साथ बॉन्ड, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे जब भी हमने क्या बोला है कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए किसी भी मॉलिक्यूल्स में, या इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो सफिशिएंट एनर्जी के साथ कोलाइड करने चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। प्रॉपर ओरिएंटेशन तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब सफिशिएंट एनर्जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हम चाहिए होती है किसी भी पार्टिकल को फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। कि एक तो मॉलिक्यूल्स के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उनके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी के बायस वो इफेक्टिव कोलिजन्स होती हैं, और इफेक्टिव कोलिजन के बाद वो हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। नो रिएक्शन विल ऑकर इफ द एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स इज लोअर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। वो कह रहे हैं कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता अगर रिएक्टिंग पार्टिकल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम हो, ठीक है। अगर रिएक्टिंग पार्टिकल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। या तो उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए या फिर उनसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पे। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इतना एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है। अब इसको रिएक्टेंट को पहले अपनी एक्टिवेटेड स्टेट में जाना है। मींस कि यहाँ पे वो आपस में कोलाइड तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने का बायस बने। तो जब ये आपस में टकराते हैं तो इनको एक एनर्जी गेन, एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एक अपने अंदर ऐसी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है जिसके बायस ये प्रोडक्ट्स में चेंज हो सकें। तो ये एनर्जी बैरियर क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। और उसके बाद से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो रिएक्टेंट्स एनर्जी में हाई हैं और प्रोडक्ट्स एनर्जी में लोअर हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो ये डेल्टा एच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन, ये हमारे पास जो ग्राफ है ये किसका है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, ठीक है। अब हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में देखें तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो लोअर इन एनर्जी होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिएक्टेंट्स को एक बड़ा सारा बैरियर एनर्जी का क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए, और इतनी ज़्यादा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का है, ठीक है। तो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की टर्म्स इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कोलिजन्स की कंडीशंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो अब टॉपिक है वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट को अगर हम देखें तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, ठीक है। खुद रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता या खुद वो पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है, ठीक है।
मैंने हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ले सकें। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इनके कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं। मतलब जब हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो इस हाई टेम्परेचर के हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नुकसानात हैं। ये हाई टेम्परेचर क्या करता है, रिएक्शन के लिए सेफ्टी प्रॉब्लम क्या कॉज करता है। ज़ाहिर बात है जब हम इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे जो अपरेटस हैं वो भी ऐसा यूज़ करना चाहिए पड़ेगा जो कि उस हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करे, अदरवाइज वो अपरेटस भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेफ्टी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे केमिकल्स, मतलब जो हम रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो हम रिएक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो सब्सटेंसेस हम यूज़ कर रहे हैं, जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो उतने हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रहते। ठीक है, वो बर्स्ट कर जाते हैं या फिर वो हमें जो हमारा मतलूबा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है वो हमें नहीं देते। ठीक है, तो ये इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम एक दूसरी अप्रोच यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसमें हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है जो रिएक्टेंट्स को क्रॉस करना है और प्रोडक्ट्स में चेंज होना है। लेकिन अगर हम इन्हीं रिएक्टेंट्स में कैटलिस्ट ऐड कर दें, ठीक है, कैटलिस्ट ऐड कर दें तो ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। विदाउट कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर ये था और विद कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर इतना है। मतलब मीन्स कि हमें इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जिसके बाद जो रिएक्टेंट है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर के बजाय एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं जिसमें हम मैकेनिज्म को चेंज करते हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन विच वी लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। जिसमें हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी हम कम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, और कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड। ठीक है, जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता वो केमिकली अनचेंज रहता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जस्ट क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। मीन्स कि अगर हमें एक रिएक्शन 2 दिनों में एक प्रोडक्ट दे रहा है तो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो वही प्रोडक्ट हमें कुछ घंटों में मिल सकती है क्योंकि कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया है, लेकिन खुद वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। Thus, it increases the rate of reaction by lowering the activation energy. Activation energy को कम करके ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द ओवरऑल थर्मोडाइनमिक्स और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के ओवरऑल एक रिएक्शन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसको वो इफेक्ट नहीं करता। जस्ट वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी रिएक्शन ने एब्जॉर्ब करनी होती है वो उतनी ही एब्जॉर्ब और रिलीज करता है। ठीक है, in the bodies of living organisms enzymes catalyzes chemical reaction। लिविंग बॉडीज के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं जो कि जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ठीक है, तो ये मैं पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विदाउट कैटलिस्ट यूज़ करें तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, कैटलिस्ट यूज़ करें तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है जिसकी वजह से रिएक्शन रेट स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, और हमें कम वक्त में प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास रेस्पायरेशन है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी को भी बहुत सारे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी ये कहाँ से लेता है, हमारी बॉडी में रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, रेस्पायरेशन में जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है वो यूज़ होती है और जिसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी भी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, रेस्पायरेशन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी रिलीज होने का क्या मतलब है कि हमारा जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, रेस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाइड।
ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। और हमारे पास रेस्पिरेशन दो तरह की होती हैं, ये बेसिक हैं जो बायो में आप लोगों के यूज़ होनी है, लेकिन केमिस्ट्री में भी आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो जिसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जिनको ऑक्सीजन जो विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकते हैं। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। लिपिड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं फॉर बिल्डिंग आवर बॉडी। दे आल्सो एक्ट एज रिजर्व एनर्जी सोर्सेज, मतलब हमारी बॉडी में अगर हमें एनर्जी चाहिए जो कि हमें रेस्पिरेशन से उतनी अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो फिर हमारी बॉडी में लिपिड्स हैं जो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो लिपिड्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन है मीन्स के जो रेस्पिरेशन है वो हमें इनफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाता। और ये जो एनर्जी है एक्सरसाइज के दौरान जो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, इस स्टेज पे क्या होती हैं, लिपिड्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी की नीड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये यूनिट कवर हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।